ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો? સારું છે? TSPH આપણું જ છે। तो चलिए बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था और अभी इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डाईहाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके अंदर अभी का जो टॉपिक मैं डिस्कशन में ले रहा हूँ वो है डाईहाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा पूरे यूनिवर्स में अगर कोई अबंडेंटली पाए जाने वाला कोई एलिमेंट हो तो वो है हाइड्रोजन। Yes, you heard me right. Almost 70% of our universe is made up of hydrogen, and hydrogen could be the main source of energy in time to come. Because अगर हम देखें, हमारी सबसे बड़ी जो भी समस्या है वो है पोल्यूशन को लेकर, और जो भी पेट्रोकेमिकल्स को हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस बाहर निकलती है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करती है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी क्लीन फ्यूल है और हाईली एफिशिएंट फ्यूल भी है। इसलिए adventures are in the process, experiments are in the process, and let's see what happens and what you bring in the time to come. So hydrogen could be the main source of energy in time to come. So हम आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है लेबोरेटरी में और लार्ज स्केल के अंदर, हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके केमिकल रिएक्शन क्या है और उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज करते हुए पहले यूजेस ले रहा हूँ, सो दैट आपको समझे कि हम जिस हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं आफ्टर ऑल उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट उसका जो सिंगल यूज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन है वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को लेकर। अमोनिया, अगर आप जानते हो, हेबर्स प्रोसेस में N2+3H2 गिव्स यू अमोनिया। ठीक है, अभी अमोनिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली देखें तो अमोनिया इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि उसमें से हम कई सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जैसे कि आपको यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र है वो अमोनिया से बनता है, और अमोनिया किससे बनता है? वो हाइड्रोजन से बनता है ना। इसीलिए हाइड्रोजन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इसके अलावा अमोनिया का इस्तेमाल नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस करके एक प्रोसेस है दैट वी आर गोइंग टू टीच यू इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जिससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, इन विच फर्दर फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए, और अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। येस, तो इसी तरह से हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेटिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट, डाईहाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डालडा घी। डालडा घी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, एक्चुअली उसको कहते हैं वनस्पति घी। मतलब नॉर्मली जो घी है या फैट है वो हमेशा एनिमल सोर्स से मिलता है, बराबर है। जो दूध वगैरह रहता है उसकी मलाई में से हम लोग घी बनाते हैं, करेक्ट, तो एनिमल सोर्स हो गया। तो प्लांट में से घी नहीं मिलता है, प्लांट में से हमेशा तेल मिलता है, बराबर है। कभी आपने सुना कोकोनट घी? नहीं ना, क्या आता है? कोकोनट ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो ये सारे ऑयल हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट में से मिलते हैं। और ऑयल और फैट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऑयल का फैट बनाना है तो क्या हम बना सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे बनाएंगे? तो बोला आप ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, उसको सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। बोला कैसे बनेगा? बोला हाइड्रोजन ऐड करके। यस और नो? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन तो हम काफ़ी टाइम से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, बराबर है। तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को फैट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट यू कॉल वनस्पति घी या डालडा घी, और इसको मार्गरीन के नाम से भी जाना जाता है। मार्गरीन जो है वो बटर का आर्टिफिशियल वर्जन है। ठीक है, तो बटर के आर्टिफिशियल वर्जन को हम मार्गरीन कहते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए भी हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आपने ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम सुने हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्राइड है ना, तो हाइड्रोजन आया कहाँ से? ऑफकोर्स हाइड्रोजन में से। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीमोरैटिक एसिड। ऑक्सीमोरैटिक एसिड इज़ नथिंग बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन यूज़ होएगा। ऑब्वियसली H2+Cl2 विल गिव यू 2HCl, है ना, एकदम सिंपल रिएक्शन। मेटलर्जिकल प्रोसेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। Now the next is the 7 and 8 point is a main important point. In the space program it is used as a rocket fuel. Liquid oxygen and liquid hydrogen is used as fuel इन दी स्पेस प्रोग्राम, बराबर। स्पेस शटल को लॉन्च करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और हाई अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट करना होता है, जिसके लिए बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल
डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज़ अ प्रोमिसिंग एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, एंड हेंस इसके ऊपर रिसर्चेज आर इन प्रोग्रेस। सो दीज वर द यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। नाउ लेट्स कम इन टू द कि भाई ये हाइड्रोजन की डिस्कवरी कब हुई। एकदम छोटी सी बातें, ये सारी आप टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हेनरी कैवेंडिश और एंटोनी लेवियोसर, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हाइड्रो शब्द का मतलब होता है पानी और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग, बनाने वाला। तो पहले ऐसा माना जाता था कि वाटर खुद एक एलिमेंट है, लेकिन फिर ये पता चला कि भाई वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं, वो दो दूसरे एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें एक जो है वो आग लगाने वाली गैस होती है और दूसरा वो होता है जिसमें आग लग जाती है। ऑब्वियसली जो कंबस्टिबल गैस है वो यहाँ हाइड्रोजन है, वही है जो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सी माने आग, जेन मतलब फॉर्मिंग, आग लगाने वाला गैस माने ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब एक ऐसी गैस के साथ में जुड़ा जिससे पानी बना, इसलिए उस गैस को हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजन। समझ गए ना? इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर बन गया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, क्या कह दिया, हाइड्रोजन। समझ गए? ऑलराइट, चलिए। सो अभी अगला बात करते हैं। Only one proton and one electron is there, that's obvious thing. And then it's a diatomic molecule, मतलब वो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। डाईहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस कंबस्टिबल गैस। कंबस्टिबल गैस है, इसको ध्यान रखे, ये आग पकड़ सकता है। बचपन में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे। और पॉप साउंड याद है, ऐसा कुछ पॉप साउंड, यस। सो दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, हैंस वो जल जाता है, बराबर है। इट इज़ लाइटर देन द एयर एंड दैट्स द रीजन वाई इट इज़ यूज्ड इन द बैलून्स। ठीक है, आपने वो बैलून्स वगैरह इस तरह के देखे रहेंगे, लाइटर बैलून्स जो आते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं। आपने अक्सर ये सुना रहेगा, वो जो बैलून्स रहते हैं ना, वो काइट फेस्टिवल के टाइम में भी बेचते रहते हैं। आप सुनते हैं कि वो हीलियम बैलून्स है, बट एक्चुअली उसमें हीलियम बहुत कम रहता है, मेनली उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहता है। हीलियम इज़ वेरी कॉस्टली, सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ यूज देयर, बट यू कैन स्टिल चेक आउट। ओके, सो हाइड्रोजन की ये एक आप कॉमन चीज़ जानते हो, हाइड्रोजन इज़ द ओनली हीरो विच हैज़ न्यूट्रॉन जीरो। तो हाइड्रोजन एक अकेला लौता ऐसा हीरो है जिसके पास में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द पीरियोडिक पोजीशन, कि भाई हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाए। तो जैसे आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में हम एक ग्रुप में उन लोगों को रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर हो, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा बच्चा है जिसका पोजीशन है ना एम्बिग्यूअस है। कोई बोलता है मेरी फैमिली वाला है, दूसरा बोलता है ये मेरी फैमिली का है, वो बोलता है मेरी फैमिली का नहीं हो सकता, दूसरा बोलता है मेरी फैमिली का नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन बच्चे को लेकर इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, या आप ये कहो कि इसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कारण है उसका कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। अभी 1s1 का मतलब ये हो गया कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की लॉस कर देता है तो ये हो जाएगा 1s0, हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा तो ये हो जाएगा 1s2, तो भी ये नोबेल गैस बन गया, मतलब ये भी हो गया एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की लॉस भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन की गेन भी कर सकता है। तो जब वो लॉस करता है तो सिर्फ क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, H चला जाएगा। तो H+ को अक्सर हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, और जब वो H इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लग चुकी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइड्राइड। आइड ये सफिक्स हम लोग कभी ऐड करते हैं जब कोई नेगेटिव होता है, जैसे कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो उसी तरह से हाइड्रोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी है तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्राइड। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पा रहा है, इसीलिए वो अल्कली मेटल के जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो हेलोजन की तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसका रिजेंबलेंस हेलोजन के साथ में भी है। ना सिर्फ इतना, ये कार्बन फैमिली को भी रिजेंबल करता है। जैसे कार्बन फैमिली आप जानते हो उसके पास में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। ठीक है, तो वो अक्सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो आपने ये भी देखा है कि हाइड्रोजन बना कैसे, H2 मॉलिक्यूल बना कैसे, H और H ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करी तब ना। सो हाइड्रोजन जो है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी बनता है, बराबर है। और हाइड्रोजन और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन को अपने आप में यूनिक बनाती है।
अल्कली मेटल के साथ में इसके क्या क्या लाइक कैरेक्टर से जरा एक बार क्विकली देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, जैसे बाकी सारे अल्कली मेटल की भी कॉन्फ़िगरेशन वही है। सबके पास में लास्ट शेल में S1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी वही है, इसीलिए अल्कली मेटल के जैसा हो गया। इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड, हैलाइड्स, सल्फाइड्स, पेरोक्साइड्स। तो ये सारी चीज़ें बनाता है, और ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? अल्कली मेटल बनाते हैं, है ना। सुना है ना आपने, सोडियम का पेरोक्साइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन भी ये सारे कंपाउंड बनाता है। इसीलिए हाइड्रोजन की बिहेवियर किसके जैसी हो गई? अल्कली के जैसी हो गई। और हाइड्रोजन जो है इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी से तब से जानते हैं। इनफैक्ट हमने डेफिनेशन ही ऐसे बनाई थी, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यस और नो? सो हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर सकता है। यस और नो? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये सारे बिहेवियर किसके जैसे? अल्कली मेटल के जैसे। अल्कली मेटल भी तो मेटल है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वो भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो अल्कली मेटल से मेल नहीं खाते। जैसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। एंड ये बाकी लोगों की तरह मेटालिक भी नहीं है। अगर आपने देखा रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे मेटल है, जबकि हाइड्रोजन है वो तो गैस है, तो ये तो नॉन मेटल हो गया। तो ये अल्कली के साथ में इसका ये अनलाइकलीनेस जो है ये भी आपको समझ के इसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, डू यू नो दैट H+ कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली? हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना, तो वो जो H+ बना रहेगा उसके साथ कोई ना कोई जुड़ने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको लोन पेयर दे सके, तो ही वो उस रिएक्शन के अंदर H+ जनरेट करता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा HCl इज अ एसिड, और एसिड है कि बेस है? क्या है ये? एसिड है? नो, HCl कुछ भी नहीं है। HCl इज एसिड ओनली इन द एक्वस मीडियम। डू यू रिमेंबर दैट स्मॉल एक्सपेरिमेंट दैट यू हैड डन इन द स्कूल? वो हम लोग एक ड्राई लिटमस पेपर लेते थे और एक वेट लिटमस पेपर लेते थे। तो HCl गैस ने वेट लिटमस पेपर को रेड टर्न किया था, ड्राई वाले को नहीं किया था। इसका मतलब HCl H+ का डोनेशन कब करता है? जब एक्वस मीडियम रहेगा तब करता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि H+ कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। H+ जो है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, वो वाटर के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोनियम बना, और अगर अमोनिया रहेगा तो उसका क्या बन जाएगा? अमोनियम बन जाएगा। ये ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हेलोजन के साथ में इसकी क्या सिमिलरिटी है? तो भाई हेलोजन के साथ में इट इज़ हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही सबसे बड़ी इसके साथ में सिमिलरिटी है। तो जैसे हेलोजन के पास में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? NS5, और उनको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बराबर है। NP5 NS5 सॉरी। तो इट हैज़ अ NP5 कॉन्फ़िगरेशन, और उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस के जैसा बनाने के लिए। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास भी 1s1 है, इसे भी अगर नोबेल गैस बनना है तो सिर्फ इट इज़ शॉर्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज़ अ सिमिलरिटी। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स यूनी नेगेटिव आयन। सेम जैसे फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? F- बनेगा फ्लोराइड। क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा। उसी तरह से हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। तो ये हुई ना सिमिलैरिटी हेलोजन के साथ में। इट कंबाइंस विद द मेटल एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स and a large number of covalent compound which is again similar to that of halogens। क्योंकि अगर आपके अल्कली मेटल की आप बात करें तो अल्कली मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक होते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो हेलोजन के साथ में रिजेबलेंस दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाली स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है। इस डेटा को देखिए, अगर आप वैल्यू याद नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर, अरे भाई इधर देख, लिथियम के पास में। हाँ, तो अब ये जो लिथियम है उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितना है? 520 है। एंड ऑफकोर्स डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटते जाता है, ठीक है। ये ट्रेंड एकदम कॉमन सा है। अभी ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ आप देखिए 500 की रेंज में है अराउंड, ठीक है। अब आप हेलोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए 1600, मतलब 1600 1700 ऐसा है, और डाउन द ग्रुप ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जा रहा है, मतलब 1600 से 1000 की रेंज में है। नाउ
नोट दिस, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे गौर कीजिए, कितना है 1300. इट इज़ मच मच मोर देन व्हाट इज शोन बाय अल्कली मेटल. अल्कली मेटल की तो सिर्फ 400-500 की रेंज में है, और ये भाई साहब को देखो 1300 की एनर्जी है. मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज सच हाई, मतलब इट इज़ नॉट दैट इजी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन इतनी आसानी से H+ बनने वाला नहीं है, जबकि अल्कली मेटल तो ईजिली प्लस में चले जाते हैं. वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं कि कोई आवे और मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है. सो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन की जो बिहेवियर है वो किसके जैसी है, हेलोजन की जैसी है. ठीक है, तो यही हमने अभी भी देखा. हाइड्रोजन हैज़ अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डज नॉट पोजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, इट फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. येस, आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, कोई भी डायटोमिक नहीं है, जबकि सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब डायटोमिक है, F2, Cl2, Br2, I2. और हाइड्रोजन भी उन्हीं की तरह डायटोमिक है. यही नहीं, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है. तो इस तरह से इसका जो बिहेवियर है वो किसके जैसा हो गया, किसके जैसा हुआ, हेलोजन के जैसा हुआ. तो इट शोज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक. तब ये कन्फ्यूजन आता है भाई हाइड्रोजन को रखे तो किधर रखे. तो हाइड्रोजन को बोला ना इधर रखो ना इधर रखो. हाइड्रोजन तो भाई बड़ा एकदम शाना है, तो उसको एकदम अलग से हमने पोजीशन दे रखी है एकदम बीच में, बराबर. तो पीरियोडिक तबेले के बीच में उसको अलग से बांध के रखा है कि भाई ये हाइड्रोजन है आपका. ठीक है, फिर से एक बार रिकैप ले लीजिए मम्मे. इसके ऊपर सवाल आता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो अल्कली मेटल जैसी है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो हेलोजन को रिजेंबल करती है. तो इसको खास अब अच्छे से देख लीजिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, बराबर है, आप जानते हो ऑलरेडी आइसोटोप्स क्या होते हैं, बराबर. जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास में सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स. अभी हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो टोटल 3 आइसोटोप है. इसमें जो पहला वाला है उसका नाम है प्रोटियम. प्रोट कम्स फ्रॉम प्रथम, प्रथम मतलब पहला, ठीक है. और ड्यूटेरियम, ड्यू कम्स फ्रॉम द्वितीय, दैट इज सेकेंड, ऑलराइट. एंड देन अदर इज व्हाट, ट्रिटियम, 3 इज कम नथिंग बट 3, ऑलराइट. तो इसकी अगर आप मास देखें तो कितना प्रोटॉन है, इसके पास में एक प्रोटॉन है, उसका मास हो गया 1, और 2 न्यूट्रॉन, उसका मास हो गया 2, तो इसका कितना हो गया, टोटल मास 3 हो गया. तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्रिटियम. इसको आप क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम. इसको क्या कहते हैं आप, हाइड्रोजन या तो प्रोटियम. ठीक है, तो तीनों के तीनों जो है इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कोर्स 1 रहेंगे. एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन तीनों के पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है. ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हाइड्रोजन जो है वो ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंटली किस में पाया जाता है, प्रोटियम में पाया जाता है. ऑलमोस्ट 99.9% आपका जो हाइड्रोजन है वो प्रोटियम के फॉर्म में पाया जाता है. ओनली 0.0156% ड्यूटेरियम पाया जाता है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ HD. ओके, एंड ट्रिटियम इज तो बाप रे, वो तो बहुत ही कम, 10⁻18 अगर एटम्स है तो उसमें से सिर्फ एक एटम ट्रिटियम का होगा, बराबर. मतलब 10⁻18 हाइड्रोजन एटम प्रोटियम रहेंगे तो उसमें से केवल एक ट्रिटियम रहता है. ठीक है, ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ये भी आपको खास ध्यान रखना है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और रेडियो एक्टिव होने के कारण ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल एमिट करेगा. अभी आप एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में समझ सकते हो कि लो एनर्जी बीटा पार्टिकल क्या है, बट टिल देन आपको याद करना होगा लो एनर्जी बीटा पार्टिकल. इस पे सवाल आता है आपके जेई नीट के अंदर कि भाई ट्रिटियम है वो क्या एमिट करता है, तो इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल. लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, इसकी हाफ लाइफ वो करीब 12 साल की है. और ड्यूटेरियम की खोज सबसे पहले यूरी ने की थी, और इसीलिए उसको नोबेल प्राइज़ भी उनको दिया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम के अंदर अगर हम देखें तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, और इसी के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेम रहेगी ना भाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हाँ, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस होगा. आई रिपीट, उनके रिएक्शंस सेम होंगे लेकिन रिएक्टिविटी में डिफरेंस होगा. क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके मासेस अलग अलग है. तो भाई जो हैवी रहेगा वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट स्लो करेगा. ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए
ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, रिएक्शन उनके सेम है क्योंकि आफ्टरऑल उनकी वैलेंसी सेम है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, समझ में आ गया ना। तो उनकी रिएक्शन रेट है वो अलग अलग है, आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दे हैव अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, बराबर, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर आप एच की बॉन्ड तोड़ोगे तो वो आसानी से टूटेगी, डी की बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, टी की बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबकी अलग अलग है, बराबर। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है? क्योंकि उनके मासेस अलग है, ऑब्वियसली मास अलग रहेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती ही है। और ये हाइड्रोजन के लिए नहीं, आप किसी भी आप आइसोटोप्स को देख लो तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डिफर करती है। और थोड़ी बहुत डिफरेंस का कारण क्या है? उनका मास। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते हैं। इस तरह के जो भी टेबल दिए रहता है ना बच्चों एनसीईआरटी में, तो टेबल है ना, आपको ऑब्वियसली वैल्यू याद नहीं करनी है लेकिन वैल्यूज़ को समझना होता है, ट्रेंड को एक बार समझना होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो 99.985% हाइड्रोजन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 0.0156 10⁻⁻15 ट्रीटियम की क्वांटिटी रहती है। सबके मासेस ऑब्वियसली, इसका मास 1 है, 2 है, 3 है, दैट्स ऑब्वियस। मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसका देखो 13.96 18 एंड देन 20। तो आपको ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं याद रखना लेकिन आपको ये ट्रेंड देखना है कि कैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है। सेम ट्रेंड आपको देखो बॉइलिंग पॉइंट में मिलेगा, 20 से क्या हो गया 23 हो गया, 23 से कितना हो गया 25 हो गया। सेम इज अ केस फॉर डेंसिटी 0.09 0.18 0.27। तो डेंसिटी भी इसकी जो है बढ़ते जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज उनका मास इंक्रीज हो रहा है। सो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी जो है प्रोटियम से ट्रीटियम हमेशा इंक्रीज होएगी, एंड दैट इंक्रीज इज ड्यू टू व्हाट? इंक्रीज इन द एटॉमिक मासेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की डेटा खास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए 435 एनर्जी चाहिए जबकि डी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 443। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ड्यूटेरियम जो है डी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू एच बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी डेटा जो दिए हुए जहाँ पर डैश डैश किया मतलब वो डेटा डिफिकल्ट टू ऑब्टेन है, ऑब्वियसली ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी डेटा नेचुरली कम ही अवेलेबल है। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर की जाती है? तो सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर मेटल के साथ में रिएक्ट करने पर, मेटल जैसे कि जिंक है, एम्फोटेरिक होते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो जब वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं, जिंक प्लस HCl क्या देगा? ऑब्वियसली ZnCl2 और हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। तो सेम यहाँ पर भी हमने वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर जिंक और NaOH की रिएक्शन होगी, उससे भी H2 लिबरेट हुआ और क्या बना है? सोडियम जिंकेट। अब ये सोडियम जिंकेट की भी फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, Na2ZnO2। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपको गिनने रहते हैं कि आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके वो जितने भी प्रोडक्ट बने उन सबके नंबर जो रहेंगे वो टोटल ऐड करके लिखने, आपके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन के लिए, जेई वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको खास ही आ सकता है तो ध्यान रखना है। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि खाली सोडियम जिंकेट आपने याद कर लिया तो चलेगा। ओके, फॉर्मूला भी आपको याद करना है। चलिए, अब ये हो गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन। किससे करेंगे? जिंक मेटल से करेंगे। कैसे, क्या डाल के करेंगे? एसिड डालेंगे कि बेस डालेंगे? कुछ भी डाल सकते हैं सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी आता है प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएं? तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस? वाटर का। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एसिडिफाइड वाटर, स्लाइटली एसिडिफाइड। ओके, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है, खाली थोड़ा सा आपको उसमें एसिड डालना है या थोड़ा सा आपको उसके अंदर बेस भी आप डाल सकते हो, तो आपका जो वाटर है वो कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेसिस ऑफ एसिड एंड बेस देखो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगी और इसमें जो हाइड्रोजन है आपका H+ जो है वो कैथोड की ओर जाएगा और OH- जो है वो आपका एनोड की ओर जाएगा। और इस तरह से आपको ऑक्सीजन के बुड़बुड़ दिखाई देंगे एनोड पे और कैथोड पे बुड़बुड़ दिखाई देंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ये बैलेंस रिएक्शन को आप जरा घुरत देखो। अरे देखो ना, हाँ क्या दिखा? रिएक्शन दिखा है सर। और चपड़गंज, इधर आपने देखा हाइड्रोजन 2 मोल्स निकल रहा है तो ऑक्सीजन 1 ही मोल निकल रहा है। अरे हाँ सर, तभी तो देखिए इसको बैलून का साइज़ देखो अलग अलग है, ये बैलून डबल द साइज़ है, ये बैलून छोटा है। समझ गए ना? ओके, चलिए अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये भाई बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये जेई के अंदर भी कई बार आया है।
High purity of dihydrogen is obtained by what? It is obtained by electrolyzing the aqueous solution of बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, चुपचाप इसको याद कर लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यही सबसे बड़ा मज़ेदार है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। आप उसके बहुत इजी कुछ कुछ डेटा है उसको आप याद रख लीजिए। अगर आपको वो आ गया तो भी आपका टाइम नहीं जाएगा, और नहीं आ रहा है तो भी आपका टाइम नहीं जाने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है जो आपका कभी टाइम खाएगा नहीं। आपको ये क्वेश्चन या तो आएगा या तो नहीं आएगा, उसमें कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है, कोई ज़्यादा कोई मगज नहीं चलाना है आपको इसके अंदर। ठीक है, आपके मगज को अगर याद है कि प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये आपको याद है, ध्यान में है, तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो जय राम जी की। समझ गए? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन को लेकर दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बता चुका हूँ, एक है इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है बेरियम हाइड्रोक्साइड में से, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड का पर्टिकुलरली इस्तेमाल करा है। कमर्शियली हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सादा पानी नहीं यूज़ करते, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नमकीन वाटर, ब्राइन वाटर। ठीक है, अभी ये भी आपने एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी से तब से किए हुए हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस की मैंने फंडामेंटल की वीडियो डाल रखी है। जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पता या घर पे करना चाहते हैं तो वो फंडामेंटल की वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सोडियम आयन भी है मेरे पास में और हाइड्रोजन आयन भी है। तो जैसे कि आप जानते हो हमेशा लेस रिएक्टिव डिपॉजिट होता है, तो कैथोड की ओर हाइड्रोजन कटायन जाएगा कि सोडियम कटायन जाएगा, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और Cl- और OH- के अंदर क्लोरीन जो है वो डिपॉजिट होएगा आपके एनोड के ऊपर। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या बच गया, NaCl में से Cl चला गया, Na बच गया, और HOH में से H चला गया, OH बच गया, तो बच क्या गया फाइनली, NaOH। यस, तो ये जो असल में आप मेथड देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये तीन चीज़ एक बाम तीन काम ऐसा मेथड है। कैसा मेथड है, एक बाम तीन काम। मतलब आप असल में तो इलेक्ट्रोलाइसिस ब्राइन का कर रहे हो, लेकिन इससे आपको हाइड्रोजन गैस की भी प्रोडक्शन मिल रही है, क्लोरीन गैस की भी प्रोडक्शन मिल रही है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रोडक्शन मिल रही है। तो ये तीनों के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, NaCl आपको एक्वस लेना है, मोल्टन नहीं लेना है। आप मोल्टन अगर लोगे तो उसमें सिर्फ Na और Cl है, तो कैथोड पर Na जाएगा और एनोड पर क्लोरीन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जब उसमें है ही नहीं, पानी आपने उसमें डाला ही नहीं है, तो फिर वो कैसे डिपॉजिट होगा, सही है ना। तो इसके लिए मोल्टन NaCl ज़रूरी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन की एक और मेथड है, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ यूजिंग पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम में से अब हाइड्रोजन कैसे बनाते हो उसके बारे में है। तो ये जो पेट्रोलियम में से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन, कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, उसका वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज़ 1270 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, यूजिंग निकल कैटलिस्ट। Then these hydrocarbon decomposes to form carbon monoxide and hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen. Check out this reaction, methane plus water वाला. Okay, methane plus water, that is giving you what, CO plus 3H2. Okay, तो यहाँ पर असल में आपको हाइड्रोजन मिला है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी फ्री 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 आ रहा है ना, फ्री। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिले हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जो ये वाटर गैस बना है ना, ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसे सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए इसे हम क्या कहते हैं, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। दूसरा नाम क्या दिया इसका, वाटर गैस। समझ में आ गया। तो यहाँ हाइड्रोजन बना कि नहीं बना, सर हाइड्रोजन तो बना, लेकिन किंतु परंतु बंधु कार्बन मोनोऑक्साइड भी इधर बन रहा है। कोई बात नहीं, बनने दीजिए, नो इश्यूज़। आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करके हाइड्रोजन की यील्ड बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Nowadays syn gas is produced from the sewage, sawdust, scrap food and newspaper. Okay, that is fine. Now syn gas जो यहाँ पर बना है उसको कोल में से भी बनाया जा सकता है। मतलब हाइड्रोकार्बन की जगह पे आपने सीधा का सीधा कोल माने कोयला इस्तेमाल किया,
तो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोल को अपने गैस में कन्वर्ट कर दिया। कोयला तो अभी सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड से वो गैस बन रहा है, इसके लिए उसका नाम क्या दिया जाता है, कोल गैसिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, कोल गैसिफिकेशन। तो आपको सवाल एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन लिखोगे कि नाइट्रोजन लिखोगे? ऑब्वियसली वाटर गैस लिखना है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बन रहा है ना साथ में। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड। नाउ ये जो मैंने आपसे कहा था कि हमें हाइड्रोजन की यील्ड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, तो बोला ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर बना है ना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम से ट्रीट किया जाता है। तो जब उसको स्टीम से ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म CO2। क्या बनाएगा ये, CO2 बना देगा और H2 रह जाएगा। समझा? तो इस तरह से बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड को आप वहाँ से हटा के CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? और CO2 होता है वो हैवियर होता है और हाइड्रोजन होता है वो लाइटर होता है, तो दोनों फ्रैक्शन ऐसे भी अलग हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन की आप यील्ड बढ़ा सकते हो। तो हाइड्रोजन की यील्ड बढ़ने के कारण हम ये कहते हैं कि वाटर गैस शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बराबर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियली डाईहाइड्रोजन ऑलमोस्ट 77% ऑफ 77% ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो पेट्रोकेमिकल से, इसी तरह से आपने अभी भी जो लास्ट मेथड देखा, कोल गैसिफिकेशन देखा आपने, या आपने सिन गैस का प्रोडक्शन देखा, इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे की जाती है अभी। ठीक है, 18% of the production is from the coal and very few is obtained from the electrolysis of aqueous sodium chloride। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। सो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में आपने 1000 कैलोरी एनर्जी दे दी और जब हाइड्रोजन को जला रहे हो तो आपको 900 मिल रही है, तो भाई कुल मिला के तो आपको 100 का नुकसान हुआ ना, है कि नहीं? तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ गए? तो ही वो अपने लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसीलिए लार्ज स्केल पे जो उसका प्रिपरेशन है वो किस में से किया जाता है, पेट्रोकेमिकल में से किया जाता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड नाउ। ओह, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आर ओवर नाउ। सो अभी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप पॉज कर लीजिए, पहले आप वापस से मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिकैप लीजिए। होपफुली आपने नोटबुक में लिख रहे हो ना, पेपर में लिखते जाने का। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी। अब जो है अगला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो आप पहले भी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है और वो शेयर भी कर सकता है। सबसे जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है हाइड्रोजन की इनर्टनेस। येस, यू हर्ड मी राइट। हाइड्रोजन इज़ नॉट अ इनर्ट गैस बट इट बिहेव्स एज इनर्ट। क्यों? क्योंकि उसके HH बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ने की बात करो, देखो 192 किलो जूल उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। होप यू नो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कम होगी वो आसानी से रिएक्ट करेगा। जैसे आप ब्रोमीन और क्लोरीन में देख लो, क्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है, 242 है। तो इसके लिए तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, है कि नहीं? तो जितनी बॉन्ड एंथैल्पी कम है उतना वो आसानी से टूट जाता है और उतना आसानी से वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा, ये देखा कि हाइड्रोजन जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण इसका डिसोसिएशन कैसा है, मुश्किल है। और अगर आप उसको 2000 केल्विन तक भी गर्म करते हो तो ओनली 0.081% ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स डिकम्पोज्ड। वेरेज अगर आप उसको 5000 केल्विन तक भी अगर गर्म करते हो तो ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा H2 जो है वो डिकम्पोज हो पाएगा। लेकिन कब? 5000 केल्विन तक गर्म किया तब। दिस इंडिकेट्स व्हाट? सिंपली इतना ही बताता है कि बॉस H2 मॉलिक्यूल बहुत ही स्टेबल होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब बात करेंगे हम रिएक्शंस को लेकर। तो रिएक्शन में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6 रिएक्शंस है। तो पहला रिएक्शन है विथ हेलोजन। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी कर सकेंगे। H2 + Cl2 विल गिव यू HCl, H2 + F2 विल गिव यू HF एंड सो ऑन। अभी ऑक्सीजन के साथ में H2 + O2 है क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट स्टेप रहेगी वो काफ़ी एंडोथर्मिक होती है। आपको हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना बॉस,
ठीक है, लेकिन एक बार वो टूट गया फिर तो ऑक्सीजन उसको श्योरली धर लेगा, और एक बार ऑक्सीजन ने उसको पकड़ लिया तो उसका क्या बन जाता है, उसका क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड हेंस इट इज़ फेवर्ड। नाउ अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। तो H2 और N2 दैट रिएक्ट्स टू फॉर्म व्हाट, 2 अमोनिया। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ हेबर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया ये पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसे पहले भी कह चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे आगे यूरिया जैसे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, बराबर है, नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड का सिंथेसिस होता है। तो इसीलिए हेबर्स प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ओके, पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाउ कम्स रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कीन का क्या बनाएगा, वो अल्केन बनाएगा। अल्काइन अगर आपने लिया ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी रिड्यूस करके पहले अल्कीन बनाता है, और अल्कीन फर्दर रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, अल्केन। सिमिलरली इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन। खास ध्यान देना है बच्चों, मैंने आपको फॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑलरेडी सिखाया है। फॉर्माइलेशन में क्या होता है, आप H को हटाते हो और CHO ग्रुप को बिठाते हो, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्माइलेशन। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रो फॉर्माइलेशन, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड करना है और CHO ग्रुप भी ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपने क्या करना है, सिंगल को तोड़ा, मतलब ट्रिपल को तोड़ा मैंने, सिंगल सिंगल जोड़ा मैंने, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन आप कर दीजिए, इसमें एक को H मिल जाएगा और एक को CHO ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या बना दिया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के जरिए एल्डिहाइड बनाया है। क्या बनाया, एल्डिहाइड। और हाइड्रोजन अगर आपने एक्सिस में लिया तो आप ये तो जानते ही हो, प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन एल्डिहाइड देगा, अल्कोहल देगा, सॉरी प्राइमरी एल्डिहाइड, अरे एल्डिहाइड का जो रिडक्शन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। नाउ कम्स रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल में हाइड्रोजन और मेटल के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्राइड बनेगा। जैसे कि आप सोडियम ले लेते हैं, Na को आपने किससे ट्रीट करा, हाइड्रोजन से ट्रीट करा, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए उसका बन जाएगा Na+, और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इसके लिए उसका क्या बन जाता है, H-। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, सोडियम हाइड्राइड। क्या मिल गया, सोडियम हाइड्राइड। नाउ कम्स रिएक्शन विथ मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में अगर आप कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, बराबर, Cu2O लेते हैं अगर आप, और उसको अगर आप H2 से ट्रीट करते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और आपको कॉपर मिलेगा। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड की अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कॉपर में तो उसको हाइड्रोजन गैस से ट्रीट करके कॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्योरिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे सिंपल सिंपल रिएक्शन आप एक बार गो थ्रू करिए, आपको डेफिनेटली वो याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल फॉर योर हाइड्रोजन, एंड हियर वी फिनिश विद द टॉपिक हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी मच। पुन्हा एकदा भेटूया, बाय बाय टाटा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।